गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से किसी ने मुझसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि सर ये बताइए आप कि कई बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं 11th पढ़ते हैं, फिर 12th पढ़ते हैं और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लेते हैं, जबकि कई रिपीटर जो है वो एग्जाम की तैयारी 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं, पर एग्जाम कई बार नहीं निकाल पाते। मतलब सब ये हमेशा सही नहीं है, पर कई बार एग्जाम वो नहीं निकाल पाते हैं। तो वो बच्चे का क्वेश्चन ये था सर हमको सिर्फ इतना बताइए है आप कि जो 11th 12th तैयारी कर रहा है, 11th में पढ़ा उसने, 12th में पढ़ा, उसके पहली बार में एग्जाम निकालने की संभावना अधिक होती है यदि वो ईमानदारी से पढ़ रहा है, उसकी तुलना में जिसने एक रिपीट ईयर लिया है। क्या ये सही है? क्या मल्टीपल रिपीट लेना या 2 साल का प्रोग्राम बनाकर तैयारी करना क्या बेहतर है? अब हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि देखो बेटा, क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो बायोलॉजी लेते हैं वो 11th क्लास से जो है वो नीट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि 10th से 11th में बच्चा जब आया होता है ना, तो वो चूंकि उसने 10th में तो बहुत कम पढ़ा था, उसने अचानक से 11th में कोर्स उसका बढ़ जाता है, तो कई बार उसको उस एडजस्टमेंट में 2-4 महीना लग जाता है। दूसरा क्या होता है, स्कूल का अट्रैक्शन अब तक बच्चे के दिमाग से गया नहीं होता है। स्कूल उसको उसकी लाइफ का अभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो कई बार बच्चे जो है 11th का साल जो क्लासेस में लगाते हैं वो साल उतना फ्रूटफुल नहीं होता है, और 12th के साल में उनके ऊपर 12th के बोर्ड का प्रेशर भी रहता है। तो ये एब्सोल्युटली ये बोलना कि 11th और 12th दोनों साल तैयारी करने के बाद निकलने की संभावनाएं बहुत कई गुना बढ़ जाती है, तो मैं इसको एब्सोल्यूट करेक्ट नहीं मानूंगा। हाँ, ये जरूर मानूंगा कुछ बच्चे जो है वो इतने अच्छे से मैनेज करते हैं कि वो अपना स्कूल और अपना क्लासेस मैनेज कर लेते हैं और पहली बार में वो एग्जाम निकाल लेते हैं। क्योंकि बायोमेट्रिक्स में मैंने देखा जिन बच्चों की बहुत अच्छी रैंक आई है, अक्सर बच्चे वो पहली बार वाले बच्चे रहे। अक्सर ये गोल्डन रूल नहीं है, मैं क्लियर कर दूं कि इसको लेके मुझे जज मत करना, एक गोल्डन रूल नहीं। कि आप देखोगे तो पहली बार में जो है, क्योंकि खोने को नहीं होता ना बेटा, क्या होता है हमारे परफॉर्मेंस को सबसे अधिक डर किस चीज से लगता है? खोने से। हालांकि है नहीं हमारे पास, पर हम साल खोने से, सम्मान खोने से, लोग क्या कहेंगे उस बात का प्रेशर अपने दिमाग में ले लेते हैं। जब बच्चा 12th में नीट का एग्जाम देता है तो उसे मालूम है कि मैंने 12th दिया है, उसके परसेंटेज आएंगे, और कई लोग रिपीट भी करते हैं, तो उसके पास खोने को कुछ नहीं होता, जो होता है पाने को होता है। जब आपके पास जो भी है वो सिर्फ पाने को है, खोने का डर आपके पास नहीं है, तो डर के निकल जाने से संभावनाएं आपकी जीतने की कई गुना बढ़ जाती है। तो डरना बंद कर दो, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि ये बात कोई ये जो आपने क्वेश्चन किया है मुझसे, कुछ बच्चे ने किसी बच्चे ने मुझसे बड़ा डिटेल क्वेश्चन ये किया है जिसको मैंने आज लिया है, तो मैं क्लियर कर दूं कि ये सारा खेल इस बात का नहीं है कि तुमने 11th से पढ़ रहे हो कि 12th से पढ़ रहे हो, रिपीट में पढ़ रहे हो कि 2 रिपीट है। सारा खेल इस बात का है कि जहां से तुम पढ़ना शुरू किए हो वहां से तुम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चीजों को सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। क्या तुम बीच में अपने आप को विड्रॉ तो नहीं कर रहे हो? बीच में तुम वापस से बैक तो नहीं आते? तो अब एक आदमी है, रोज वो 2 किलोमीटर आगे जाता है और 2 किलोमीटर पीछे आता है, वो तो उसकी कुल तय की गई दूरी तो 0 हो गई। 4 किलोमीटर चला जरूर वो बोलेगा मैं तो 4 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर मैं आगे गया, 2 किलोमीटर मैं पीछे आ गया, 4 किलोमीटर मैं चला, लेकिन वो तो है घर के अंदर ही। दूसरा आदमी 4 किलोमीटर आगे बढ़ा, अगले दिन फिर 4 किलोमीटर आगे बढ़ा, अगले दिन फिर 4 किलोमीटर आगे बढ़ा। तो 3 दिनों के बाद यदि हम तीनों आदमी को देखेंगे तो पहला वाला आदमी तो अपने घर के अंदर ही मिलेगा हमको, दूसरा आदमी 12 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा, क्योंकि वो जहां छोड़ता है वहां से आगे निकलता है, वो जहां छोड़ता है वहां से आगे निकलता है वो। तो ये एक बड़ी चीज है, समझिए बात। तो इस कहने का मतलब ये है कि कई बच्चे जो है वो मैं पढ़ रहा हूं सेम चैप्टर को, एक अपने मन चाहे चैप्टर सब्जेक्ट को, मन चाहे टॉपिक को, कंफर्टेबल चीजों को बार बार पढ़ते हैं और लगता है मैं पढ़ रहा हूं। वे अपने दिमाग को फिलर के रूप में यूज करते हैं कि नहीं मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। वो बजाय मेहनत करवाने वाले टीचर्स की बजाय उन टीचर्स को बहुत पसंद करते हैं जो टीचर इंटरटेनमेंट करते हैं, उन टीचर्स को बहुत पसंद करते हैं जो थोड़ा सा पढ़ाएं और आपसे बतियाएं ज्यादा आपसे वो, और आपको लगे कि भाई टाइम पास हो गया, अब तो निकल गया काम अपना, आज का तो अपना लाइफ सेशन पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे तत्काल शांति मिलती है मन को कि 1 घंटा लगाना था पढ़ने का, लगा दिया हमने। खाना पूर्ति वाला काम होता है ना कि भाई जैसे सरकारी योजना होती है कि रोड बननी है तो बननी है भैया, अब रोड की क्वालिटी क्या बाद में देखी जाएगी, वो तो ठीक है। तो सरकारी योजना मत बनाओ, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को जो है गवर्नमेंट का प्लानिंग मत बनाओ। गवर्नमेंट तो हर साल प्लान बनाती है, सड़क बनती है फिर वो वैसी हो जाती है। प्राइवेट कॉलोनी में जाके कभी रोड देखना, प्राइवेट कॉलोनी वाला प्राइवेट बिल्डर जो रोड बनाता है वो सालों साल वैसी रहती है, क्योंकि उससे मालूम है कि मैं यदि हर साल रोड बनाऊंगा तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन
गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को मालूम है कि रोड मजबूत बन गया तो अगली बार तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलेगा मेरे को, तो मेरे को तो यही कॉन्ट्रैक्ट पे काम चलाना अपना। तो कई बार ऐसा होता है। तो पॉइंट इज दैट कि तुम ये चीजें सोचना बंद कर दो कि 11 से पढ़ा है तो पहली बार निकल गया, रिपीट किया है तो एग्जाम नहीं निकल। नहीं, तुमने जितने भी दिन दिए हैं, चाहे वो तुम्हारे तुमने बीएससी करने के बाद दिए हो, एमएससी करने के बाद दिए हो, 12th करने के बाद दिए हो, एक रिपीट होने के बाद दिए हो, लेकिन तुमको अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। यदि तुम फेल हो रहे हो, उस तरीके से नहीं एग्जाम निकाल पा रहे हो, फेल नहीं होता कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कोई फेल नहीं होता, पीछे रह जाता है। पीछे रह गए हो, तुम एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो, सीट तुम्हें नहीं मिल रही है, तो प्लीज चेंज यूर वे। टीचर चेंज करने की जरूरत नहीं है, तरीका बदलने की जरूरत है। मुझे मन को टीचर्स डे पे मुझे सबसे मतलब मैं एक बात बोलूंगा कि मुझे जो है वो बहुत सारे बच्चों ने विश किया, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे आपसे विश नहीं चाहिए बहुत सारा कि आप सर हैप्पी टीचर्स डे, आपका रिजल्ट चाहिए कि आप बताओ मुझे कि सर मैंने ये किया, सर मैंने ये अचीव किया, एंड द क्रेडिट गोज टू यू। मन को अच्छा लगता है सुन के। खोखली बधाइयां किसी काम की नहीं है। बधाइयों में वजन होना चाहिए, बधाइयों में वजन होना चाहिए कि सर मैंने ये हासिल किया है, थैंक यू वेरी मच। मन को अच्छा लगेगा। नंबर सेव करूंगा गर्व से कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा फोड़ के आया देखो। नहीं सर, आप तो उन लोगों के साथ हैं जो सफल हो जाते हैं, आप हम तो असफल है, हमारे साथ क्यों? कौन रहेगा साथ, बताओ मेरे को। मेहनत करते नहीं हो, पीछे रह जाते हो, हर बार एक नया बहाना ढूंढते हो, असफल भी बोलते हो अपने आप को, है ना। तुमको चाहिए सहानुभूति। तो भैया सहानुभूति जो है ना, उससे काम नहीं चलता दुनिया में। आपको जो है वो कोई आपको सिंपैथी दिखाएगा ना, सिंपैथी से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कि आपको हासिल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये सब सोचना बंद कर दो कि कितने साल लगेंगे, क्या होगा। ये सोचो कि यदि हम कोशिश कर रहे हैं तब भी हम पीछे आ रहे हैं, बार बार पीछे ड्रैग हो रहे हैं, मतलब हम कोई गलती बार बार कर रहे हैं। क्या हम फिलर के रूप में काम तो नहीं कर रहे हैं कि हमें पढ़ना है, वो कोटा पूरा कर लिया, पर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस डेप्थ में जाना है, आप फिर बुराई निकालेंगे टीचर में। नहीं यार, वो तो ऐसा तो क्वेश्चन आता ही नहीं। ये तो नहीं, ये तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग था, ये वैसा था। ये इतने होशियार होते ना तो मेडिकल कॉलेज के अंदर होते। तो बाहर जो टीचर पढ़ा रहा है उसका भरोसा करो, ट्रस्ट करो, जिस पे ट्रस्ट करते हो उससे पढ़ो, लेकिन अंदर झांको। अंदर नहीं झांकोगे ना, बाहर कुछ नहीं मिलने का। जो ज्वाला है, जो अग्नि है, जो 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 आपका सफलता का जो चिराग है वो तुम्हारे अंदर ही है। बाहर तो सब मायाजाल है, मैट्रिक्स है बाहर, ठीक है। तो मैट्रिक्स में नहीं फंसो, ये बात समझ लो सच के। तो ये साल गिनना कि फ्रेशर पहली बार में निकलते हैं, रिपीटर पहली, क्योंकि मैंने कहा ना डर, रिपीट, जितने ड्रॉप आपके होते चले जाएंगे, जितने रिपीट ईयर आपके होते जाएंगे, उतना डर जाओगे। जितना डरोगे उतना एग्जाम में हाथ पैर कपेंगे, जितना एग्जाम में हाथ पैर कपेंगे उतना घबरा कर पेपर बिगाड़ कर आओगे, पेपर बिगाड़ कर आओगे, एग्जाम नहीं निकलेगा। गलती तुम्हारी है नहीं, डर तुमको हरा दिया। डर से बाहर निकलो। हर बार जब भी एग्जाम देने बैठते हो तो अपने आप को फ्रेशर समझो, जीरो से शुरू करो। मुझे आता है, मुझे सब बनता है। अरे तो निकला कौन एग्जाम? जब तेरे को भाई सब बनता है तो फिर काहे टेंशन ले रहा है? नहीं, लेकिन इतना ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। बॉस ईगो है अपना, घमंड जो है ना वो कभी टूटना नहीं चाहिए। तो ऐसा मत करो। गलती करते हो पहचानो बेटा, क्योंकि देखो गुरु, माता पिता ये सब सर्व सत्य जानते हैं। इनके सामने आप जो है वो होशियार बनने का कोई फायदा नहीं है। होशियार बनेंगे तब जब आप कुछ हासिल कर लेंगे, ठीक है। इसलिए अपने आप पर फोकस कीजिए। फिर एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसी ने मुझसे किया कि सर कई लोग है ना महंगे सामान इस्तेमाल करते हैं। मेरी एक आंट है, वो बड़ा महंगा पर्स लेके चलती हैं, है ना, उसकी कीमत होगी 50,000 रुपए की। मेरे एक परिचित पड़ोसी हैं, उनके पास में एक बड़ी लग्जरी कार है। क्या महंगा पर्स रखने से आप सामान और अच्छा रख पाएंगे? उसके अंदर जो नॉर्मल पर्स है, 2,000 का पर्स है, 1,000 रुपए का पर्स है और 50,000 का पर्स है, क्या सामान में रखने की जगह में कोई फर्क है? दोनों सेम साइज के मान लो, नहीं, जगह वही रहेगी। यदि कोई 50 लाख की कार है, कोई 2 लाख की कार है, तो एक जगह से ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, तो क्या कोई दिक्कत है उसमें? नहीं, दोनों में पहुंचेगा आदमी। यदि एक महंगी वॉच पहनी हुई है 5 लाख की और एक 50 रुपए की घड़ी पहनी है, तो क्या टाइम अलग अलग होगा? नहीं, टाइम अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा। फिर ये महंगी चीजें लोग क्यों यूज करते हैं?
महंगी चीजें लोग इसलिए इस्तेमाल नहीं, याद रखिए एक लेवल के बाद चीजों की उपयोगिता, यूटिलिटी का महत्व नहीं रह जाता है। एक लेवल के बाद चीजों की यूटिलिटी का महत्व नहीं रह जाता है। एक लेवल के बाद जो इंपॉर्टेंस है वो है सिग्नल टू द सोसाइटी। क्या? सिग्नल टू द सोसाइटी। यदि आप रोलेक्स का 5 लाख का वॉच पहने हैं तो दिस इज द सिग्नल टू द सोसाइटी कि भाई आई अचीव समथिंग। अमीर दिखने का प्रयास है वो। गाड़ी बहुत बड़ी है, सिग्नल टू द सोसाइटी कि आई अचीव सर्टेन पोजीशन इन सोसाइटी। बड़ा बंगला है, आई अचीव सर्टेन थिंग इन माई लाइफ। ठीक है, क्या ये गैर जरूरी है? बिल्कुल गैर जरूरी है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि वो सिग्नल भेजने के लिए सोसाइटी में आपको बहुत कुछ अचीव करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब आप सोसाइटी में वो सिग्नल भेज पाओगे। तो कभी भी चीजों को यूटिलिटी पे मत देखो। समटाइम्स थिंग्स आर लाइक दैट कि व्हाट आर द सिग्नल्स यू आर सेंडिंग टू सोसाइटी। मैं कहता हूं कि मेरे एक परिचित हैं जावेद फारूकी साहब, वो मेरे बहुत अच्छे करीबी मित्र हैं, मेरे भाई जैसे मेरे। उनका गांव है यूपी में ककरहटा, यूपी में एक गांव है आजमगढ़ के पास में। उस गांव में, और वो क्या है, वो क्या करते हैं जावेद फारूकी साहब, वो जो है दुबई के अंदर जो है सॉफ्टवेयर बिजनेस के टाइकून है वो। मतलब तमाम तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें से बहुत बड़ा काम उनकी कंपनी संभालती है, और उन्होंने खुद बिल्ड किए जीरो से। मतलब कुछ रुपए से उन्होंने शुरू किया था और आज वो करोड़ों रुपए का कंपनी है। अपने गांव ककरहटा आजमगढ़ यूपी में जाते हैं, कई दिन रुकते हैं। गांव के लोगों के लिए सरकार नहीं बनवा पाई, पर उन्होंने टॉयलेट बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए, ठीक है, लाइब्रेरी, बच्चों के लिए स्कूल, ठीक है, पूरे गांव का नक्शा बदल दिया उन्होंने। हर 2 महीने में 3 महीने में एक बार आते हैं, 10 दिन अपने गांव जाते हैं, गांव में जाकर रुकते हैं। वो पूरे गांव का नक्शा पलट दिया उन्होंने। क्यों? वो कहते हैं कि मेरा गांव इस मिट्टी में खेला के पला बड़ा हुआ हूं बैठ के, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करूं। गांव में जाते हैं, गांव के आम लोगों के बीच बैठते हैं, गांव के लोग बड़े सम्मान से देखते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ही इज मल्टी मिलियनर पर्सन, वो बहुत बड़े आदमी है, ठीक है, लेकिन जमीन से जुड़े हुए आदमी वो समाज को संकेत भेजते हैं ऐसी चीजें करके कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं गांव में आऊंगा तो गांव में खुशहाली आएगी। मैं कहता हूं ऐसे सोशल सिग्नल जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये सामाजिक संकेत जो है ना वो समाज को एक दिशा बतलाते हैं। वे भी उन्होंने जो है अपना बाबा साहब अंबेडकर की एक मूर्ति का, बड़ी मूर्ति का अनावरण किया उन्होंने। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ना, ये सामाजिक संकेत भेजने के लिए रोलेक्स यूज नहीं करते। ये बात है अलग है कि उनके पास रोलेक्स भी होगा, ये बात अलग है कि उनके पास पोर्शे भी है, सब कुछ है उनके पास। पोर्शे बड़ी महंगी वाली कार होती है, बट he decided to send the signal to the society through the social work। ऐसे अमीर बनना अच्छा है ना कि आप समाज के काम आए आप। तो इसलिए कभी भी है ना, अमीर बनना, बड़ा बनना ये बुरा नहीं है। बुरा ये है कि कोई जिंदगी में लक्ष्य का ना होना। बुरा ये है कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे। बुरा ये है कि हम समाज के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। बुरा ये है कि अपनी असफलता का दोष दूसरे को दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, डोंट काउंट ईयर्स। समय तो निकल रहा है, गिनो मत। काउंट द ईयर्स इन विच यू आर 100% ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड एंड यू ट्राइड योर बेस्ट। वो ईयर ही तुम्हारा ईयर है पढ़ाई के लिए, बाकी सब तो मायाजाल है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे। बाय बाय।